लाइट जला, सॉरी लाइट। हाँ हाँ, स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज 26 मई है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से 12 साल पहले यानी 2014 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आज तक वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 2019 में उन्होंने 2014 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत जीता, लेकिन 2024 में उन्होंने वो बहुमत खो दिया। बहुत बड़ा झटका लगा उनको। ऐसा लगा कि शायद उनकी राजनीति की चूलें हिल गई हैं। जिस तरह की उनके ऊपर विपक्ष द्वारा या उनके ही अपने मित्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस तरह उनकी आलोचनाएं हुई, कभी खुलकर कभी छींटाकशी के तौर पर, उससे लगा कि उनकी राजनीति जो है अब पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की मेरे ऐसा व्यक्ति सराहना करना चाहेगा कि गठजोड़ राजनीति करने के बावजूद भी पहली नजर में वो अभी भी यही लगता है कि वो सत्ता पर मजबूती के साथ टिके हुए हैं। न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास उनका कोई विकल्प है, न ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनका कोई विकल्प जो है वो खड़ा हो रहा है। भले ही उनके नेतृत्व में काम कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उनको चुनौती दे सके। विपक्ष में राहुल गांधी उन्हें कभी कभी चुनौती देते हुए दिखते हैं, और कुछ प्रदेशों में तो उनकी लोकप्रियता उनसे आगे भी चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ ठंडी गर्म बातें हैं। इन सब बातों में कोई स्थायित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत को, उनकी हस्ती को, उनकी राजनीति को, उनकी शैली को कोई एक ऐसी चुनौती मिल रही है जिससे नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कोई बड़ी बेचैनी महसूस करें। ये तो उन लोगों की बात मैं कह रहा हूं जो राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी होता है। हमेशा राजनीति का एक पक्ष होता है। राजनीति में सक्रिय जो अभिनेता हैं, पार्टी के भीतर के, बाहर के, संघ के, विपक्ष के, बुद्धिजीवियों के, पत्रकारों के, हमारे आप जैसे लोग, उनकी चुनौती, उनकी प्रशंसा, निंदा, आलोचना एक अलग सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है पूरी तरीके से जनता का सेक्टर। जनता उनके बारे में क्या सोचती है, 2014 में क्या सोचती थी, 2019 के चुनाव के पहले और बाद में क्या सोचा जनता ने, 2024 के पहले और बाद में जनता ने उनके बारे में क्या सोचा होगा, और आज की तारीख में जब 2024 के भी 2 वर्ष गुजर चुके हैं, जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। और आगे जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा अभी 1 साल बाद, और उसके 2 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव होगा, तब जनता उनके बारे में क्या सोचेगी। उनके नेतृत्व में देश ने एक लंबा अरसा गुजारा है। हमने क्या खोया, क्या पाया, उनकी पार्टी ने क्या खोया पाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या खोया पाया, विपक्ष ने क्या खोया पाया, पत्रकारिता ने क्या खोया पाया, सार्वजनिक जीवन ने क्या खोया पाया, अर्थव्यवस्था ने क्या खोया पाया, विदेश नीति ने क्या खोया पाया, रक्षा नीति ने क्या खोया पाया, शिक्षा नीति ने क्या खोया पाया, उद्योग नीति ने क्या खोया पाया। ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर विचार करना हम लोगों का फर्ज है। इसीलिए मैंने आज आपको निमंत्रित किया है कि हम दोनों मिलकर इसके ऊपर दिमाग खपाएं और नई परख के दर्शकों के सामने कुछ इस तरह का विश्लेषण और इस तरह के विचार रखें, ताकि लोगों को इस पूरे मसले को समझने में मदद मिले। विनोद जी। जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं आप कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास बहुत अहम है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शपथ ली थी, और पहली बार भारत की आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनी थी। यूं तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कोई विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत की पहली बार बनी थी। मोरारजी देसाई की सरकार को मैं पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार नहीं मानता, क्योंकि मोरारजी देसाई की पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। उनके साथ जगजीवन राम बहुगुणा भी आ गए थे, वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। कई सारे नेता कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के साथ भी यही हुआ, वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। चंद्रशेखर जी कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। फिर इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। अटल जी कांग्रेस पृष्ठभूमि के नहीं थे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी उनकी, गठबंधन की सरकार थी। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार, विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो एक तरह से भारतीय राजनीति में एक शिफ्ट आना स्वाभाविक था।
क्योंकि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं कर सकती थी, जो काम पूर्ववर्ती गैर कांग्रेस सरकार नहीं करती थी, वो मौका नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिला, क्योंकि पूरी तरह से ऐसी सरकार जो कांग्रेस के अलावा को छोड़ दीजिए किसी भी गैर भाजपाई दल पर निर्भर नहीं थी। वो अलग बात है, उनका गठबंधन था, रामविलास पासवान उसमें थे, उपेंद्र कुशवाहा उसमें थे, और चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन था, एआईडीएम के, ये तमाम दल थे, लेकिन निर्भरता किसी पर नहीं थी लोकसभा में वो। और मुझे लगता है कि जो पहला 5 साल था उस सरकार का, मोदी जी की सरकार का, मैं उसको कहता हूं वो प्रोबेशन पीरियड था। प्रोबेशन पीरियड था। प्रोबेशन पीरियड ये था कि क्योंकि जो पिछली 10 साल की यूपीए की सरकार थी, उससे तमाम लीगेसी उसमें मौजूद थी। इंस्टीट्यूशंस में तमाम वो लोग थे जो यूपीए द्वारा अपॉइंटेड थे, ब्यूरोक्रेसी में तमाम वो लोग थे जो यूपीए के कार्यकाल में जिनको तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, जुडिशरी में जजेस यूपीए के कार्यकाल के थे, मीडिया में यूपीए का प्रभाव परिलक्षित था। एक तरह से जो कांग्रेसी और वामपंथी जो एक विचारधारा और थॉट प्रोसेस है, उसका प्रभाव जबरदस्त पूरे देश में था। यूपीए के जाने के बाद भी उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने थे, और जब वो आए तो एक तरह से दिल्ली के लिए वो नए थे, क्योंकि दिल्ली में कभी उन्होंने केंद्र में सरकार, वो तो पहली बार जब मुख्यमंत्री गुजरात के बने थे तो पहली बार विधायक बने थे, उसके बाद उससे पहले उन्होंने कोई पद नहीं संभाला था सरकार में, तो दिल्ली के लिए बिल्कुल वो नए थे। और दिल्ली में उनको जो है सबसे बड़ा सहयोग किया, दिल्ली के अंदर उनको मजबूती देने का काम वो अरुण जेटली ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े रणनीतिकार थे। और दिल्ली का जो भद्रलोक है, दिल्ली का भद्रलोक, जिसको कुलीन दिल्ली जो है, जिसमें ओपिनियन मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, तमाम सारे पूंजीपति हैं, वो लोग हैं, उसमें अरुण जेटली एक ऐसे नेता थे जिनकी एक लोकप्रियता थी और उनकी एक्सेस थी। उस एक्सेस का फायदा नरेंद्र मोदी जी को मिला, अरुण जेटली उनके पूरे रणनीतिकार बन के उभरे। और आप इसीलिए देखिए यूपीए, मोदी जी की जो सरकार थी 2014 से 2019 तक, उसमें राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, अरुण जेटली उसमें वित्त मंत्री थे, और उस सरकार का जो रुख था विपक्ष के प्रति वो वैसा नहीं था 2019 के बाद जो हुआ। उसमें विपक्ष के साथ एक संवाद था, उसमें जो तमाम सारे जैसे ईडी सीबीआई के जो उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग की जो तमाम घटनाएं हैं वो उस समय उतनी ज्यादा नहीं थी। ये आप अगर आप दोनों के तुलनात्मक करें 19 से 24 का और 14 से 19 का, तो आपको ये बात समझ में आएगी। और काफी कुछ नीतियां जो है वो जो यूपीए की थी, एक तरह से उन्हीं को कैरी ओवर किया गया कुछ समय तक, और धीरे धीरे कोशिश ये की गई कि जो पुरानी लेगेसी है सरकार की, जो पुराने लोग हैं वो या तो स्वतः रिटायर हो जाए या कुछ अपना जो है कार्यकाल पूरा कर ले, या कुछ को महत्वहीन पदों पर भेज दिया जाए। धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन और उनपे जो है वो लोग प्रभावशाली न रहे, और इस काम में करीब 3-4 साल शुरू के लग गए। और इसीलिए मैं उसको कहता हूं कि वो प्रोबेशन की सरकार थी, और उसमें कोई बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं लिया था जो शिफ्ट हो पुरानी नीतियों से। पहला बड़ा निर्णय लिया गया कब? 5 अगस्त 2019 को, जब धारा 370 और आर्टिकल 35 रिवोक किया गया, हटाया गया। वो एजेंडे का निर्णय था, और ये कब हुआ? 5 अगस्त 2019। और सरकार दोबारा कब बनी? फिर मई जून 31 मई को शपथ ली थी नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा, वो बनी मई में, जब 303 सीटें अकेले बीजेपी की आई और 350 से ज्यादा सीटें एनडीए की थी। तो पहला बड़ा फैसला जो बिल्कुल संघ के एजेंडे वाला था, हिंदुत्व वाला था, वो लिया गया 2019 की सरकार दोबारा बनने के बाद। इसकी तरह राम मंदिर का फैसला, राम मंदिर 2014 से 19 के बीच में नहीं बना, जबकि संघ का बड़ा दबाव था कि अब पहली बार पूर्ण बहुमत सरकार बनी है तो राम मंदिर बन जाए। लेकिन राम मंदिर कब बनता है, उसका फैसला कब आता है? 2020 में। 2020 में फैसला आता है और 2022, 23, 24 में वो निर्माण होता है। समान आपका तलाक कानून जो था, इंस्टेंट तलाक वाला जो था, ट्रिपल तलाक वाला, वो भी 2019 के बाद बनता है।
तो ये सारे जो एजेंडा, जो वैचारिक एजेंडा था, तो 2014 से 19 की सरकार प्रोबेशन पीरियड था, उस लेगेसी को धीरे धीरे, जो पुरानी लेगेसी थी राजनीति की, सरकार की, उसको धीरे धीरे कमजोर करने का था, उसको, उसका प्रभाव खत्म करने का था, उसका पूरा कार्यकाल। और उसमें लोक लुभावन निर्णय लिए गए। लोक लुभावन निर्णय कौन से लिए गए? जनधन खाता, जैसे कि हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जो, जिनके पास बैंक में खाते नहीं थे, उनको जनधन खाता दिया गया। बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई, स्मार्ट इंडिया की बात हुई, डिजिटल इंडिया की बात हुई। ये सारे लोक लुभावन फैसले हुए। कड़े फैसले के नाम पर आप नोटबंदी का एक फैसला कह सकते हैं, जो 2016 में लिया गया, कि वो एक सख्त फैसला था नोटबंदी का, लेकिन वैचारिक एजेंडे वाला फैसला नहीं था वो एक आर्थिक एजेंडे वाला फैसला था। और बाद में उसकी विफलताएं जब सामने आई तो उससे पल्ला भी छोड़ा लिया गया। आज नोटबंदी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या मोदी जी की सरकार, कोई मंत्री नहीं करता, नहीं करती। तो 2019 से 24 की सरकार जो बनी, वो पूरी तरह से हिंदुत्व का और वैचारिक जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी सरकार थी। और उन्होंने जब संस्थानों पर से पुरानी लेगेसी का प्रभाव कमजोर हो गया, खत्म हो गया, और हर तरह से ये लगा कि अब नए लोग जो इस सरकार के समय के हैं वो प्रभावशाली हो गए हैं सब जगह, तब वैचारिक एजेंडे की तरफ सरकार बढ़ती है। 370 कहा जाता है। 370 कैसे हटा था आपको मालूम है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की सरकार, पहले पीडीपी समर्थन वापस लिया गया, उसके बाद राज्यपाल को सारे अधिकार दिए गए, और फिर उसको बड़े तरीके से कानूनी नुक्ताचीनी दूर करके हटाया गया उसको। इसी तरह ट्रिपल तलाक आया और राम मंदिर का हुआ। फिर यूसीसी पर सरकार 2019 से पहले खाली कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन जिस तरह अब आगे बढ़ गई है 2019 के बाद, उत्तराखंड में उन्होंने उसका एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, और अब तो गुजरात में भी हो रहा है धीरे धीरे। तो 19 के बाद वैचारिक एजेंडे पर सरकार आती है, और सारा जो है संघ का जो है, चाहे हिंदुत्व का एजेंडा है, वो 19 के बाद लागू होता है। बड़ा शिफ्ट आता है, राजनाथ सिंह गृह मंत्री पद से उनको बदल करके रक्षा मंत्री का पद दिया जाता है, और अमित शाह जी गृह मंत्री बनते हैं, जो पूरी तरह से मोदी जी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद रहे, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है। वो पहले पार्टी अध्यक्ष थे, वो गृह मंत्री बन के सारी कमान संभालते हैं। और जो विपक्ष का आरोप है ईडी, सीबीआई और एजेंसियों के दुरुपयोग का, वो सिलसिला 19 के बाद ज्यादा तेज होता है, और ज्यादा तेजी के साथ तमाम सारे विपक्षी नेताओं पर की घेराबंदी होती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी हो, चाहे हेमंत सोरेन की हो, संजय राउत की हो, और फिर ज्यादा आक्रामक तरीके से पार्टियां भी तोड़ी जाती हैं। शिवसेना जैसे तोड़ी गई, जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार छीनी गई पूरी तरह से, वो पूरा आक्रामकता के साथ सारे काम होते हैं। हालांकि पहले भी कुछ सरकारें, अरुणाचल की, उत्तराखंड की, 2019 से पहले भी उनको हटाने का प्रयास हुआ और हुआ, लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, ये सारी सरकारें जिस तरह बदली गई, तो वो पूरी आक्रामकता जो आती है 2019 के बाद, जब बहुमत भी ज्यादा हो जाता है, एनडीए का नंबर भी ज्यादा हो जाता है, विश्वास भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ संस्थाओं और तमाम सारे परिदृश्य जो ब्यूरोक्रेसी का है, उसपे जो पुराने लेगेसी है, पुराने जो लोग हैं, उनका वर्चस्व खत्म होता है, कमजोर होता है, और इस सरकार के द्वारा चयनित और चिन्हित और मनोनीत लोग जो है जगह जगह आ जाते हैं, काबिज हो जाते हैं। जो हर सरकार करती है, यही सरकार उससे होता है। और 2024 तक आते आते ये माहौल बन जाता है कि लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भूतो न भविष्य। यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा आपको। 2024 तक आप पहुंच गए, 2014 से 2014 चुनाव तो पहले ही पहुंचा हुआ, चुनाव तक नहीं पहुंचा। वही मैं, चुनाव के पहले आ गए आप, चुनाव की पूर्व संध्या पे मान लीजिए, मतलब आप मान लीजिए कि 2024 ठीक 2024 नहीं, आप 2023 के अंत में खड़े हुए हैं हम लोग इस वक्त जी। यहाँ तक जो आपने एक विवरण दिया और आलोचनात्मक विवरण दिया, आलोचनात्मक मतलब निंदात्मक नहीं, आलोचनात्मक क्रिटिकल एप्रिशिएशन है, वो बिल्कुल ठीक, मैं उससे आप सहमत हूं। यही मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि नरेंद्र मोदी का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वैचारिक एजेंडे को जमीन पे उतारती जा रही है, जिसमें सबसे कठिन 2 बातें थी उसके अंदर। एक तो धारा 370 वाला मामला बहुत कठिन था, राम मंदिर वाला मामला भी बहुत कठिन था। ये भी सब पूरे फैन फेयर के साथ में, पूरे ढोल मजीरे के साथ में, उत्सव जश्न करने के अंदाज में ये सारा काम किया गया। और 2024 के चुनाव के ठीक पहले
3 बहुत ही शानदार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी लिए। उन्होंने कांग्रेस से राजस्थान छीन लिया, उन्होंने कांग्रेस से छत्तीसगढ़ छीन लिया और लंबे अरसे से 20 साल तक की जो एंटी इनकम्बेंसी थी मध्य प्रदेश में, उसको परास्त करके मध्य प्रदेश पर फिर से कब्जा कर लिया। बहुत ही शानदार चुनाव जीते उन्होंने, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने मार्जिनल चुनाव जीते हो, अच्छे चुनाव जीते हुए। उसके बाद ऐसा लगने लगा, फिर ऐसा क्या हुआ कि जब ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश, सब राम मंदिर हो रहा है, 370 हो रहा है, 3 तलाक भी खारिज हो रहा है, चुनाव दर चुनाव आप जीतते चले जा रहे हैं। तो चक्कर क्या हुआ कि ये इन्होंने बहुमत अपना खो दिया? जी। देखिए, मैं उसके 2 कारण देखता हूँ हाँ। बहुमत खोने का। एक तो क्या हुआ अभय जी, मैं आपके घर पे खाना खाने आऊं और आप मुझे तमाम तरह के व्यंजन परोसें और उसमें अचार भी हो और अचार बड़ा स्वादिष्ट हो और मैं अचार चटखारे के साथ खाऊं और कहूं भाई अभय जी मजा आ गया खाने में, आपका अचार बहुत बढ़िया है। अगली बार आप खाली अचार रख दें पूरा मर्तबान उसका हमारे उस पर, जी ये बहुत पसंद है, ये खाइए आप। तो हुआ ये कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको चूंकि हिंदुत्व के नाम पर जो सफलता 2019 में मिली, 2014 से ही उसका जो यात्रा शुरू हुई थी, तो उसको लगा कि हिंदुत्व ही सबसे पसंदीदा विषय है, मुद्दा है भारत की जनमानस का, तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व परोस दिया। राम मंदिर का तो उद्घाटन किया ही। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले सारे मंदिरों में, दक्षिणों में, हर जगह गए और पूरा खुल करके पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतना जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व का वो आवरण पहना। उधर योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यही सब प्राण प्रतिष्ठा की और तमाम मंदिरों के चक्कर लगाए उन्होंने। आप देखिए अबू धाबी तक चले गए, अबू धाबी तक चले गए और जब नए संसद का उद्घाटन हुआ तो उसमें भी दक्षिण भारत का सिंबल आया और पूरा वो लग नहीं रहा था संसद का उद्घाटन हुआ, लग रहा था किसी मंदिर का, किसी बड़े मठ का उद्घाटन हो रहा है, जिस तरह से उसमें वहां मंत्रोच्चार और वेद ध्वनि और सारी हो रही थी। तो संसद के उद्घाटन में तो होता कि कोई संविधान पर बढ़िया चर्चा होती, कुछ कानूनी उस पर विशेषज्ञ आते हैं, वो सब से होता, लेकिन वो लग रहा था जैसे किसी मंदिर का उद्घाटन हो, किसी बड़े धार्मिक स्थल का आयोजन हो। तो पूरा हिंदुत्व का पूरा जो है प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से किया गया और खुल के, मतलब कोई बिना संकोच के, वो भाषणों में भी, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में भी बाकायदा जो है हिंदुत्व का वो था। और मुस्लिम्स को किस तरह से आइसोलेट किया जाए राजनीतिक परिदृश्य में, इसका पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई कोताही नहीं की। आप कि भाई लोकसभा चुनाव में आप देखिए ना कि वो मंगलसूत्र ले जाएंगे और भैंस ले जाएंगे और फूल ले जाएंगे, ये सारी चीजें जिस तरह की गई, तो वो पूरा एक था। मुझे लगता है तो ये ओवरडोज हो गया एक तरह से। दूसरा ओवरडोज क्यों हुआ कि जो बुनियादी सवाल थे, भाई जब 2014 में आप आए थे तो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आपने 15 लाख का वादा किया था और अच्छे दिन का सपना दिखाया था। अच्छे दिन का मतलब जब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समस्त सारी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति को आराम से उपलब्ध हो, तो वो चीजें तो हुई नहीं, उसमें तो बहुत सारी कमजोरियां सामने आ गई। और उसके अलावा जिस तरह से नोटबंदी का से अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बुरी तरह से उससे प्रभावित हुआ। फिर कोविड का मैनेजमेंट, हालांकि सरकार ने कोविड मैनेजमेंट को अपने पक्ष में बना लिया, लेकिन उसका असर तो पड़ा ना अर्थव्यवस्था पर आपकी जो बड़े स्तर पर। और जो सबसे बड़ी बात हुई उस संविधान वाला कि जो 400 पार का नारा दिया और जिस तरह संविधान को बदलने की बात भाजपा के सांसद और तमाम सारे नेताओं ने करनी शुरू कर दी, उसका नैरेटिव जो विपक्ष में बनाया, तो उसमें सारी चीज जुड़ गई। उसमें महंगाई, रोजगार, संविधान बदलना और जो नोटबंदी और कोविड के मैनेजमेंट के बाद जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां थी, वो सारी चीजें एक साथ जुड़ गई। और मैं तो कहूंगा कि जनता 240 पे लेके आई इनको, भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लेके जनता आई। विपक्ष का कोई बड़ा योगदान नहीं है। विपक्ष में राहुल गांधी का खाली इतना योगदान है कि उन्होंने संविधान वाले मुद्दे को, एक नैरेटिव को बड़े पावरफुल तरीके से लोगों के बीच सब जगह घूमते रहे, पहुंचाया, उनका इतना योगदान है। और दूसरा, बाकी इंडिया गठबंधन के जो दल थे वो तो अपने अपने राज्यों में खाली अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे,
वो बीजेपी को हटाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। ममता बनर्जी अपनी जमीन बचा रही थी, महाराष्ट्र वाले अपनी बचा रहे थे, अखिलेश जी अपनी, क्यों भाई अपनी जमीन हमारी बच जाए। इसलिए जो कोहेसिवनेस होनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन के प्रचार में, चुनाव प्रचार में, जो उनकी आक्रामकता उनकी सब मिल करके लड़ते, जैसे 77 में लड़े थे या 89 में लड़े थे, वो नहीं था। अगर वो होता तो शायद 240 से और नीचे आ जाती भारतीय जनता पार्टी, 200 के आसपास आ जाती और फिर सरकार नहीं बनती। लेकिन विपक्ष बजाय भाजपा को, उसको भरोसा ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा इतना कमजोर होकर के सामने आएगी। उसको तो लग रहा था कि 350 तो बीजेपी ले ही जाएगी, डीए और बीजेपी मिला करके, और इसमें जितनी अपनी बचा सको बचा लो। तो स्टालिन अपनी बचा रहे थे, शरद पवार उद्धव ठाकरे अपनी बचा रहे थे, अरविंद केजरीवाल अपनी बचा रहे थे, अखिलेश यादव अपनी बचा रहे थे, आरजेडी कांग्रेस अपनी बचा रही थी। तो वो यूनाइटेड फाइट जो देनी चाहिए थी, जिसमें लगता है कि हाँ एक गठबंधन सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो नहीं रहा। वरना तो सरकार बन गई थी 2024 में। विपक्ष, वो कमजोरी विपक्ष की रही और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मिला कि 240 सीटें उनकी आ गई और एनडीए की 293-94 सीटें मिला के हो गई, सरकार बन गई। तो ये कारण थे जिसमें से बीजेपी को झटका लगा 2024 और जिज्ञासा है, एक और छोटी जिज्ञासा है, इससे और चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा झटका लगा, बहुमत खो दिया इन्होंने। और हम जानते हैं कि उसका नरेंद्र मोदी के बहुमत खोने के बाद जो शुरुआती 5-6 महीने थे, वो काफी दुखदाई महीने थे नरेंद्र मोदी के लिए। अपनों की, परायों की, सबकी लानत मलामत फटकार, उनकी अपनी डींगे उन्हें याद दिलाई गई कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, एक अकेला सब पर भारी, ये सब जो उन्होंने जुमलेबाजी की थी संसद में, ये सारी बातें उनके मुंह पे कही गई, सदन के अंदर कही गई मुंह पे बातें जो है ना, लेकिन वो सब उन्हें झेलनी पड़ी, चुपचाप वो लोग सुनते रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से राजनीति को उन्होंने संसाधित किया, इस तरह टर्न लिया राजनीति ने कि गठजोड़ राजनीति होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सिक्का, जो उनका कमजोर होना चाहिए था सिक्का, उत्तरोत्तर जमता चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने संबंध दुरुस्त किए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाकायदा कोशिश करके उन्होंने अपने संबंध ठीक किए और भाजपा के संगठन पे और ज्यादा मजबूत पकड़ बनाई। और वो धीरे धीरे करके कुछ चुनावों को जीत कर सत्ता में दोबारा जम गए। यहाँ पे एक चीज हमें और नहीं भूलनी चाहिए, शायद हम और आप दोनों से मिस हो गई। जो विपक्ष के खिलाफ इनकी आक्रामकता थी 2019 से 2024 के बीच में, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, विपक्ष के खिलाफ एक भ्रष्टाचारी होने की एक अभियान चलाया और सारी केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष के पीछे उन्होंने छोड़ दी। विपक्ष के नेताओं को दबादब, जो मुख्यमंत्री पद पे आसीन नेता थे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो भी मंत्री थे, इसकी भी कोई परवाह नहीं की कि कौन मंत्री है कौन क्या है, सबको इन्होंने जेलों में डाला और ऐसे मुकदमों में जेलों में डाला जो मुकदमे अदालत में नहीं टिक पाए। पीएमएलए कानून का फायदा उठाकर इन्होंने उनको जमानतें नहीं मिलने दी, लेकिन वो मुकदमे अदालत में नहीं टिक पाए, वो सारे लोग छूट गए और कई जगह इनका नुकसान भी हुआ। ऐसे झारखंड में उसका नुकसान भी इन्होंने उठाया, झारखंड में, दिल्ली में तो नुकसान नहीं, दिल्ली में तो फायदा हो गया उसका, लेकिन झारखंड में इनका नुकसान हो गया। तो जो विपक्ष मुक्त भारत यानी कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम उन्होंने 2014 के बाद चलाई थी, 2019 के बाद उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत की मुहिम चलाई, यहां तक कि राहुल गांधी से भी उनकी सदस्यता वगैरह छीनी गई, उनका घर छीना गया। मतलब ये ऐसा प्रकरण है जिसको रेखांकित करना जरूरी था, मतलब इसलिए मैं ये बात कही। फिर ऐसा मोदी जी ने ऐसा क्या दांव चला जिसकी वजह से गठजोड़ राजनीति में जो ना कमजोर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता के है, तो नंबर तो उनके पास 240 के ही हैं, लेकिन सत्ता वो 350 की भोग रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपका सही बिंदु है जो आपने उठाया है कि जब 240 तो प्रधानमंत्री बने थे तो विपक्ष बहुत उत्साहित था और सत्ता पक्ष बहुत ही, उसका मनोबल एक तरह से बहुत कमजोर हो गया था। और जो आपने कहा कि शुरुआत के 6 महीना क्या 1 साल तक जो है बाकायदा संसद के अंदर जिस तरह विपक्ष ने घेरा संयुक्त रूप से हर मुद्दे पर, और मोदी जी को सब सुनना पड़ा जिसे सुनने की उनकी आदत नहीं रही कभी गुजरात विधानसभा में उन्होंने नहीं सुना और 2024 तक उन्होंने लोकसभा में भी सारी चीजें नहीं सुनी, लेकिन 24 के बाद उनको सब सुनना पड़ा और सुना। और यही नहीं, अवधेश प्रसाद को तो अयोध्या का सर्टिफिकेट बना के आगे बिठाया जाता रहा संसद में कि आपने देखिए राम मंदिर का
लोकार्पण किया था और ये अवधेश प्रसाद बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी उस सीट जीत के आई। ये सब हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की तारीफ देखिए आपको हमको करनी पड़ेगी कि वो अपनी गलतियों से, अपनी भूलों से, अपनी असफलताओं से सीखते हैं, सबक जरूर लेते हैं, जो विपक्ष के तमाम नेता नहीं लेते। वो एक, उसको आप हम अच्छा माने बुरा माने, लेकिन वो सीखते हैं। तो जो 24 का जो झटका लगा, जिसमें खुद मोदी जी की लीड कम हो गई, 1,55,000 पे आ गई, जो 4.5 लाख की लीड थी बनारस में, तो 3 राउंड शुरू में वो पीछे चले। तो उससे सब उन्होंने सीखा, और पूरा जो कहते हैं उसके बाद के जितने विधानसभा चुनाव हुए, एक झारखंड को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने सब बड़े तूफानी तरीके से जीते। उन्होंने सबसे पहले संघ से संबंध सुधारे, संघ को संघ ने सक्रिय किया। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते थे, उनको उनको अलग अलग किया, क्योंकि दोनों जगह खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत जबरदस्त इनकम्बेंसी है, और शिवसेना को और एनसीपी को जो तोड़ा है उन्होंने, उसका बहुत नुकसान महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुआ है, वो विधानसभा में भी होगा। तो बड़े सलीके से पहले हरियाणा का चुनाव कराया गया, जो एक साथ होते थे अक्टूबर में, और हरियाणा के चुनाव करा के पूरी ताकत हरियाणा में झोंकी गई, हर तरह की, संघ की ताकत, सरकार की ताकत, सत्ता की ताकत, तंत्र की ताकत, लोकसभा। और हरियाणा चुनाव जो जीता हुआ चुनाव कांग्रेस का था, वो कांग्रेस हार गई और भाजपा हारा हुआ चुनाव जीत गई। ये पहला मैसेज गया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में वो सारे जो प्रयोग किए गए, जो चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं, लड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में पैसा भेजना, इसके अलावा जो है भाई शिवसेना का आपने सिंबल और दोनों पार्टियों का सिंबल भी ले लिया, झंडा भी ले लिया, पार्टियों का नाम भी ले लिया, तो उनका वोटर वैसे ही कंफ्यूज था, वो भी हो गया, उसका फैसला आज तक नहीं आया। इसके अलावा जिस तरह बड़े तरीके से 6 महीने के अंदर वोटर बढ़े, तो जितने वोटर 5 साल में नहीं बढ़े थे, उतने वोटर उन्होंने वहां महाराष्ट्र के 5 साल में 5-6 महीने में बढ़ गए लोकसभा के बाद। उसका जो एक, जो राहुल गांधी का बराबर आरोप है, वो भी एक तरह से हुआ। और पूरी ताकत लगा करके सारे जो चुनावी हथकंडे, राजनीतिक दांव पेच होते, सब अपना के उन्होंने बहुत तरीके से तूफानी चुनाव, हरियाणा में ज्यादा तूफानी तरीके से बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में 132 सीटें तो अकेले बीजेपी की आई, जबकि 147 सीटें जरूरत होती है बहुमत के लिए, जो कभी कल्पना नहीं की थी बीजेपी ने। जब महाराष्ट्र और हरियाणा जीत लिया तो और बम बम हो गए। उसके बाद दिल्ली जीता, बिहार जीता, और अब तो बंगाल भी हाल में जीता। उसमें एफआईआर का भी पूरा योगदान है, उसमें जिस तरह बंगाल के चुनाव में। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बीच में, जब 2024 में ये बहुमत उन्होंने खो दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतुष्ट तत्व थे, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। यानी जो लोग मोदी जी के कामकाज को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, मोदी जी के खिलाफ तो कोई बोलता नहीं है भाजपा के अंदर, लेकिन वो मानते थे कि ये कोई बहुत ढंग का इन्होंने काम नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि इनका बहुमत चला गया, और भी सीटें कम हो जाती तो अच्छा था, ऐसा वो लोग सोचते थे। तो मैंने उनसे कहा, अब आप लोग क्या करेंगे, अब मोदी जी क्या करेंगे, मैंने उनसे सवाल पूछा। तो उनका जवाब ये था कि अब हम बहुत जमकर हिंदू मुसलमान करेंगे, बेहिसाब करेंगे, बिना किसी संकोच के करेंगे, सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुसलमान करेंगे, और राजनीतिक गोलबंदी में जात के कार्ड का खुलकर नंगा इस्तेमाल करेंगे। यानी नीचे चलाई जाति, ऊपर चलाया हिंदू बनाम मुसलमान। और तीसरा एक कोण जो उन्होंने नहीं बताया था, वो ये था कि वोटों का मैनिपुलेशन वो कैसे करेंगे। मतलब बाद में हमें देखा कि इस चीज को किसी ने नहीं कहा, हमारे उन मित्रों ने भी नहीं कहा जो भाजपा के भीतर हैं या संघ की खोज खबर रखते हैं। इन्होंने एक ऐसा, कुछ ऐसे हथकंडे ईजाद किए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वोट पड़ जाते हैं, फिर बाद में आखिर में कैसे वोट फूलते हैं, कैसे पड़े हुए वोटों की संख्या बढ़ जाती है, कितना प्रतिशत बढ़ती है, उस बढ़ने का चुनाव पे क्या असर होता है। अच्छा, उसके बाद में ये सब करने के बाद में फिर तुरंत कहां से एसआईआर का फार्मूला प्रकट होता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले फिर एसआईआर होनी शुरू होती है, फिर बंगाल में एसआईआर की क्या भूमिका होती है। मतदाता सूची और मतदान का प्रतिशत, दो बातें, मतदाता सूची
में हेरफेर और मतदान का प्रतिशत, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका आज तक कोई भी सही समाधान नहीं हो पाया है। विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, जनता के बीच में भी इसके सवाल है। आप टैक्सी ड्राइवरों से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, वो भी लोग इसी तरह की बात, वो लोग जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये जो काम हुआ है, इसके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं किया था कि ये सब इस तरह से भी काम होगा। ये तो हम समझते थे, समझ गए थे कि हिंदू मुसलमान होगा, जातिगत गोलबंदी, जातिगत गठजोड़ भी बनाए जाएंगे, वो सब होगा, उसमें कोई रू रियायत नहीं की जाएगी। हिंदुत्व की बजाय जातिगत गठजोड़ों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश होगी और हिंदू मुसलमान में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई जाएगी, ये सब होगा। लेकिन ये तीसरा मसला जो था, जिसने मुझे लगता है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की साख ही पूरी तरीके से संदिग्ध कर दी। विनोद जी, देखिए, हिंदू मुसलमान की जहां तक बात है, हिंदू मुसलमान तो कोई नई बात नहीं है। वो तो कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता जहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा न उठाती हो भारतीय पार्टी। हाँ, वो कम ज्यादा उसका हो सकता है, जैसे हरियाणा में हिंदू मुसलमान उन्होंने कम उठाया, वहां जातियों के गठजोड़ पे ज्यादा काम किया। उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के, खट्टर साहब को पीछे करके, और जाटों के विरुद्ध गैर जाटों का की गोलबंदी को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि हिंदू मुसलमान का वहां पर बहुत ज्यादा सब पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन उसके उलट बंगाल में और आसाम में जबरदस्त हिंदू मुसलमान किया गया। दोनों जगह मतलब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सबसे ज्यादा हावी रहा घुसपैठियों के नाम पर, कि घुसपैठिए, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या, और यानी अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या है तो मुसलमान होंगे, और वो वर्सेस हिंदू, तो वो पूरा जबरदस्त हुआ। बिहार में उन्होंने जंगल राज को मुद्दा बनाया, जंगल राज को आगे करके, और यादव बनाम गैर यादव जो जातियां थी, वो जाति गठजोड़ को उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया वो। और तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से देखती है कहाँ हिंदू मुसलमान पे फोकस करना है, कहाँ जातियों गठजोड़ फोकस कर रहा है, कहाँ जंगल राज पे फोकस कर रहा है, वो उस हिसाब से करेगी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तब देखिए शुरू कर दिया योगी जी ने, उन्होंने नमाज की बात कर दी, सब नमाज सड़कों, अब सड़क पर कहाँ नमाज, लेकिन अब नमाज का विमर्श बना दिया कि सब नमाज जो है सड़कों पर नहीं होगी। यानी वो हिंदू मुसलमान वाला मसला जो है, क्योंकि बाकी चीजों पे आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हिंदू मुसलमान पे आ जाइए। जो वोटों का आपने बताया, देखो उसमें दो तीन चीजें हैं। पहले ईवीएम सब लोग करते थे, सब ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब ईवीएम से अच्छा विपक्ष भी नहीं करता। अब कोई नहीं कहता कि ईवीएम में कोई बटन दबा के वो नंबर सेट होता है। अब विपक्ष एसआईआर की बात करता है। अब ये होता है कि वोट का परसेंटेज जो पड़ रहा है कैसे पड़ रहा है, वोट जो डलवाए जा रहे हैं कैसे डलवाए जा रहे हैं, अब इस पर चर्चा होती है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखिए, बड़ा, क्योंकि संगठन के मामले में भाजपा संघ और इनका पूरा तंत्र बहुत औरों की अपेक्षा बहुत मजबूत है। तो पूरा मैन टू मैन मार्किंग, जैसे बिहार कितने अप्रवासी बिहारी बिहार के बाहर देश के तमाम राज्यों में हैं जी, उनकी बाकायदा सूचियां बनाई गई जी, कंपनियों से लिया गया जहां जहां लोग नौकरी करते हैं, ठेकेदारों से लिया गया जो लेबर श्रमिक ठेकेदार हैं, सबकी डिटेल, और उनको विकेंद्रित करके संबंधित इलाकों की भाजपा की यूनिट्स को दिया गया कि भाई उनसे सबसे संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद उनके सबके टिकट कराए गए रेलगाड़ियों में, उनको भेजा गया, उनके वोट बनवाए गए। एसआईआर में वोट कटाई नहीं गए, खाली एसआईआर में उनके वोट बनवाए भी गए जो इनके लिए फेवरेबल लोग थे, उनके वोट, और उनके सबके वोट पड़े, ये भी इंश्योर किया गया। इसलिए रेलगाड़ियां भी जा रही हैं। और तो वो यही महाराष्ट्र में किया इन्होंने। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पूरा एनसीआर खाली हो गया था, पूरा मुंबई खाली हो गया था, जहां बड़े बड़े शहरों में जो वोटों की गोलबंदी के मामले में ये बिल्कुल अनूठी घटना हो रही है लगातार, अनूठी घटना। मैं आपको बताऊं कि वोटों गोलबंदी इस तरह हुई है कि जो मेड, जो डोमेस्टिक हेल्प जो काम करती है पश्चिम बंगाल से महिलाएं बड़ी संख्या में, वो सब गई, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे, और वोट डालने उनको बाकायदा इंश्योर किया गया। एक तो उनके अंदर ये डर पैदा किया गया कि अगर वोट नहीं डाला तो उनका नाम कट जाएगा, उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर आप मुसलमान है तो, और अगर मुसलमान नहीं है तो भी आपकी सारी सुविधाएं ले ली जाएंगी। तो वो सब वोट डालेंगे। और साथ ही साथ यह भी संदेश दिया गया कि भाई वोट किसको देना है, क्योंकि सारे इंतजाम भी किए गए ना,
उनको भेजने की। तो ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती, कर ही नहीं सकती, ना तो उनके पास तंत्र है, ना इतनी क्षमता है, ना इतने संसाधन है, और ना इतनी व्यवस्था है। एक तो वो पूरा जो लोकसभा चुनाव में जो अति आत्मविश्वास था इनको कि हिंदुत्व के सहारे हम 400 पार कर लेंगे, वो अति विश्वास बाद टूटा है। तब ये तय किया गया कि जो भी करना है चुनाव जीतने के लिए, जैसे भी करना है वो किया जाएगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसके क्या कहते हैं लोक लाज के। हमें करना है तो करना है। अगर अगर चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में जा रहे हैं महिलाओं के, तो जाएंगे। चुनाव आयोग संज्ञान ले न ले, देखा जाएगा। पहले चुनाव जीतो, फिर देखा जाएगा। अगर चुनाव आयोग मान लीजिए किसी ने संज्ञान ले भी लिया, तो निपटते रहेंगे कानूनी लड़ाई, देखते रहेंगे। तो वो एक तरह से इसको आप किलर इंस्टिंक्ट कह लीजिए। आपने एक बार एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी एक चैनल पे, मुझे याद है, और कहीं कही थी, मुझे साथ में था आपकी, चूंकि आपने कहा था कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मात्र संस्था है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, ये पूर्ण सत्ता चाहती है, और इसके मानस में सत्ता से हटने की कल्पना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, लेकिन उसके मानस में था कि कोई भी चुनाव हार सकती थी, और वो हारने से तैयार भी थी और हारी भी। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव हार गए, उनके मन में नहीं था कि वो जीत ही जाएंगे, जीत जाएगा, हार जाएगा। लेकिन ये जो मौजूदा नेतृत्व है और संघ का पूरा जो मानस है, वो एक बार सत्ता पे आने के बाद सत्ता से किसी भी तरह हटना नहीं चाहता। वो तो वो विनोद जी, ये आपने कहा था, एक डर का पहलू भी है। एक तो ये है कि वो एक राजनीतिक वलवला है उनके अंदर, और एक इच्छा शक्ति है कि हम सत्ता एक बार मिल गई, हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। इसके अंदर एक डर का पहलू भी है। ये मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुद्धिजीवी नहीं मुझे बताया, मेरा दिमाग पहले इस तरफ नहीं था। उन्होंने कहा कि ये लोग सब बहुत डरते हैं सत्ता। एबीपी चैनल पे थे बुद्धिजीवी, जब वो नीचे उतर के आए हम लोग प्रोग्राम करने के बाद, तो उन्होंने बताया कि ये लोग बहुत डरते हैं सत्ता खोने से। नहीं, क्यों? सत्ता तो किसी ने लोकतंत्र में कभी न कभी जाती है सभी की। इंदिरा गांधी की चली गई थी, नेहरू की केवल नहीं गई थी क्योंकि उससे पहले उनका देहांत हो गया। अगर वो जीवित रहते तो 67 में उनकी जाती। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को, इन्होंने जिस तरीके से विपक्ष के साथ बदसलूकी की है, जिस डंडे से उन्होंने अपने विपक्षियों को मारा है, इनको डर है जिस दिन सत्ता चली जाएगी इन लोगों को भी खींच खींच के पीटा जाएगा। मतलब जिस डंडे से इनको पीटा गया, जिन्होंने पीटा है, उस डंडे से इनको भी पीटा जाएगा। ये डर की भावना भी बहुत है उनके अंदर। जी हाँ, ये नहीं, दो चीजें हैं, ये डर भी है और डराते भी हैं। हाँ, डराते भी जनता को ही डराया जाता है कि अगर हम सत्ता चले गए तो फिर जो मुसलमान पर सत्ता आएगी वो तुम्हारा क्या हाल करेगी, सोच लो। ये डर, ये बता रहा हूँ आपको। ये तो मैंने गुजरात में जब मैं चुनाव कवर कर रहा था, पहले जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो वहां मैं दुकानदारों से बात करता तो कहते थे कि बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्या है, ये लेकिन वो वोट तो हम इनको ही देंगे। मैंने कहा जब जब दिक्कतें हैं वोट क्यों दोगे? बोले क्योंकि अगर ये चले गए और कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान मुस्लिम परस्त पार्टी है, वो हमारा जो है, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं काउंटर सवाल भी करता था, क्या जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या आपको जीना मुश्किल था? तो उसका जवाब नहीं देते थे। नहीं, मेरा हम तब की बात अलग थी, तब की बात और थी, अब मुश्किल हो जाएगा। तो ये खुद भी ये जनता को के अंदर ये मैसेज भी बाकायदा जाता है कि अगर ये सरकार चली गई, तो अगर समाजवादी पार्टी सरकार आ गई, अगर उत्तर प्रदेश में लालू यादव आ गए, बिहार में आरजेडी आ गई, या कांग्रेस केंद्र में आ गई, तो मुसलमानों का राज फिर से वापस आ जाएगा, और इस बार मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, इस बार पहले की बार। तो ये सब तो डर, तो तमाम सारे मध्य वर्गीय लोग, साधारण लोग, सामान्य हिंदू, जो भले उतना सांप्रदायिक रूप से कट्टर ना हो, लेकिन उसको भी लगता है अरे भाई फिर डर हो जाएगा, फिर हमारी बहू बेटी सड़क पर निकल पाएंगी नहीं निकल पाएंगी, तो अच्छा भी है, जैसा भी है, जो भी है, वोट दे दो। तो अब दोनों तरह चर्चा के आखिरी दौर में पहुंचे हैं विनोद जी। अब हम लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए, मुझे और आपको, कि आखिरकार 12 साल में इन्होंने इस देश में शासन गवर्नेंस कैसी दी। भाई लगातार सत्ता पे काबिज हैं, झटका वटका लगता है लेकिन सत्ता पे तो काबिज है ही। तो इस लिहाज से अगर इसके 22-23 राज्यों में सरकार है सर जी, 22-23 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है। हम लोग अभी केंद्र सरकार की चर्चा कर रहे हैं केवल है।
मेरा कहना है कि आखिरकार इन्होंने शासन कैसा किया, और मैं इसके लिए आपके सामने इनके 5 मंत्रालयों के कामकाज को नमूने के तौर पे रखता हूं। मतलब इनकी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, 5 या 6 मंत्रालय। देखिए, अर्थ मंत्रालय, वो अर्थव्यवस्था, उद्योग मंत्रालय, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों का अलग-अलग अस्तित्व भी है। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ये 6 मंत्रालय जो हैं, ये इस सरकार के, किसी भी सरकार के मर्म में होते हैं। प्रश्न ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने, सरकार के इन 6 मंत्रालयों ने इन 12 वर्ष में किस तरह का शासन इस देश को दिया। ये लोग जब नीतियां वगैरह बनाते हैं, उसका एक दूरगामी असर पड़ता है। कुछ फौरी ऐसे कदम उठाते हैं, इनका फौरी गवर्नेंस के ऊपर असर पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं, जबकि अर्थव्यवस्था का एकदम जुलूस निकल गया है, उद्योग नीति बिल्कुल धराशायी हो गई है, विदेश नीति में हम लोग अमेरिका के दुमछल्ले के तौर पर सारी दुनिया में देखे जाते हैं, और पाकिस्तान भी विदेश नीति की खूबियों में कई जगह हमें मात देते हुए नजर जाता है। रक्षा नीति की स्थिति यह है कि इनके जो तमाम जनरल कर्नल थे, जो दिन रात इनको सपोर्ट करते थे टीवी पर, आज रक्षा नीति के प्रश्न पर इनकी कड़ी आलोचना करते हुए नजर आते हैं। शिक्षा नीति का हाल क्या है हम लोग जानते ही हैं कि एक साधारण परीक्षा भी सारे देश में ये लोग ठीक से आयोजित नहीं करा सकते। विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता है, सब शिक्षा की हालत बहुत खस्ता है। गृह मंत्रालय को हम देखते ही हैं कि क्या स्थिति है। जब कश्मीर और मणिपुर गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी कसौटी है कि वहां पर मणिपुर और दोनों क्या हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए, ये जो 6 मंत्रालय हैं, इन 6 मंत्रालयों पर, वैसे मंत्रालय बहुत से हैं, बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको हांडी के 6 चावल, एक चावल नहीं, गवर्नेंस की हांडी के 6 चावल उठा के हम लोग जांच करें कि ये कहां तक पहुंचा मामला। देखिए, अगर सरकार के एंगल से आप बात करें, हमें चूंकि चर्चा जब कर रहे हैं तो हमें दोनों दृष्टिकोणों से बात करनी चाहिए। तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। गृह मंत्रालय में वो पहले कहेगी हमने 370 हटा दिया पूरे 12 साल में, जो कि किसी सरकार के लिए संभव नहीं था। गृह मंत्रालय कहेगा कि विनोद जी, वो चर्चा नहीं, उपलब्धि हासिल कर ली। नहीं, उनकी उपलब्धियों की मैं बात कर रहा हूँ। जो उनकी उपलब्धियों की जब चर्चा होती है, क्योंकि मैं सरकार के लोगों से जब बात करता हूँ, तो उसमें जो उपलब्धियां गिनाते हैं, ये सवाल तो हम सरकार के लोगों से ही पूछते हैं ना, अपने मित्रों से, कि भाई ठीक है, आपने 12 साल में क्या खोया, क्या पाया। तो वो गृह मंत्रालय में जैसे एक तो ये हो गया, आपका 370 की बात तो बड़े जोर शोर से करते हैं। वो नक्सल मुक्त भारत की बात बड़े जोर शोर से करते हैं कि उन्होंने माओवादी जो इंसर्जेंसी थी उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया। ये 2 बड़े उपलब्धियां। वो पूर्वोत्तर में मणिपुर को छोड़ के बाकी कहते हैं देखिए हमने नागाज से समझौता कर लिया, हमने बोडोलैंड वालों को शांत कर दिया, सब कर दिया। लेकिन मणिपुर एक ऐसा दाग है जो गृह मंत्रालय और मोदी सरकार के उस पर, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं, मणिपुर का। रक्षा मंत्रालय में वो ऑपरेशन सिंदूर की और घर में घुस के मारने की चर्चा करते हैं कि हमने 2 बार जो है पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि अचानक जो आपने कमर तोड़ दी थी, तो बिना कुछ पाए आपने कैसे युद्ध विराम कर दिया, संघर्ष विराम कर दिया। सेनाओं की बुरी हालत, क्योंकि सेनाओं की क्या हालत है, आपके पास, आपके एयरफोर्स के पास में आपके पास जरूरी स्क्वाड्रन नहीं है। नहीं, और चीन के फ्रंट पर वो निरुत्तर हो जाते हैं कि गलवान के बाद आपने क्या किया। जो गलवान जैसी घटना हुई उसके बाद चीन के फ्रंट पर तो आपको कई पॉइंट्स से पीछे हटना पड़ा, तो उस पर निरुत्तर हो जाते हैं। मैं इसलिए दोनों बता रहा हूं कि वो किस पे अपनी पीठ ठोकते हैं और कहां निरुत्तर हो जाते हैं। विदेश मंत्रालय के मामले में वो कहते हैं, साहब देखिए मोदी जी ने इतनी विदेश यात्राएं की, गल्फ कंट्रीज के साथ कितने ऐसे संबंध हो गए, दुनिया के सारे राष्ट्रीय सम्मान जो है सबसे ज्यादा मोदी जी को मिले हैं, प्रधानमंत्री जी को नागरिक सम्मान, ये सारी चीजें वो बताते हैं। और अमेरिका से जो है हमारा बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, इजराइल से अच्छे रिश्ते हो गए। लेकिन फिर वो होता कि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके साथ कौन सा देश खड़ा था, तो एक नाम बताने के लिए कोई तैयार नहीं। फिर सवाल होता है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में हमारी क्या स्थिति हो गई। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जिसको आप कहते हैं कि हम दलाली नहीं करते, लेकिन वो डिप्लोमेसी में, संयुक्त राष्ट्र की सभी कमेटियों में शीर्ष स्थान पर उसको जा रहा है। उसके फील्ड मार्शल ट्रंप के साथ 2 बार लंच करते हैं, और जिस तरह से सारे उसमें हम फिर पिट रहे हैं। तो और हम कभी रूस के पास जाते हैं, कभी चीन के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं।
तो इन सवालों के जवाब जो है उनके पास नहीं मिलते हैं। जी। रक्षा इसकी क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वो बार बार कहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट जो है हमारी सबसे उभरती हुई इकोनॉमी है और हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था बन के तीसरी बनने जा रहे हैं, लेकिन अब वो छठे पहुंच गए, इसका कोई जवाब नहीं है। रुपया जो है आज 96 डॉलर जो है वो 96 रुपए के आसपास हो गया है, इसका कोई जवाब नहीं। ये सब चीजें युद्ध के पहले की है भाई, रुपया 90 तक तो युद्ध के पहले ही आ गया था। तो ईरान और अमेरिका युद्ध के पहले, या ऑयल की प्राइसेस कहाँ जा रही है, इन सब के सवाल पर वो फिर घुमाने लगते हैं सरकार के लोग। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो फ्रंट है वो नौकरियों का है, रोजगार का। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपका है वो जिस तरह से कमजोर हुआ है, आज भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही तो है कि आपका रोजगार सृजन करने वाले जो उद्योग थे वो कमजोर हो गए, वो बंद हो गए। वो जो तमाम सारी छोटी बड़ी मझोली इंडस्ट्रीज थी जिनमें स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होता था, वो आज बहुत बुरी हालत में है। वो नोटबंदी की वजह से, और दूसरा जीएसटी जिस समय आया, और फिर कोविड का मैनेजमेंट, इससे उनकी हालत, तो उससे रोजगार की समस्या खड़ी उत्पन्न हो गई और वो लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का हाल आपने देख ही लिया, कौन सी ऐसी परीक्षा है इस वक्त जो सवालों घेरे में ना हो। नीट जैसी परीक्षा जो है 2-2 बार 3-3 बार अगर लीक हो रही है और उसके बाद भी कोई कारगर जो है उसको रोक नहीं लग पा रही है, तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो इस सरकार के सामने चुनौती बनकर के खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि इन ये चुनौतियों से अगर समय रहते सरकार ने इनका निदान कर लिया तब तो आगे ठीक है, वरना 2029 में बड़ी चुनौती भारत के सामने आएगी जैसे 2024 में आई। इस वक्त जो 12 साल पूरे हुए हैं इस मुकाम पर एक सबसे भयानक बात जो सरकार के लिए हो रही, वास्तव में भयानक शब्द का मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे ही मतलब रेटरिक के लिहाज से, लच्छेदार भाषा के लिहाज से नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है महंगाई का बम। मतलब स्थिति ये है, कल मैं संदीप चौधरी के प्रोग्राम में देख रहा था, जब एबीपी के जो रिपोर्टर थे कई जगहों पर दिल्ली या दिल्ली से बाहर कई जगहों पर लोगों से बात कर रहे थे, तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, मतलब 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर 7 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। बहुत तेजी के साथ सब चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, बहुत महंगी हो रही हैं। तो लोग बहुत घबराए हुए थे और खुल के वो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, नाम लेके। मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। कई लोगों ने ये बात कही। देखिए 2024 में जब उन्होंने बहुमत खोया तब भी लोग खुल के मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह नहीं बोलते थे। उन्होंने वोट कंजूसी के साथ दिए, मोदी जी को पूरे वोट नहीं प्राप्त हुए, उन्होंने बहुमत खो दिया, ये बात सही है। लेकिन इस तरह खुल के कोई लोग, शहर के लोग जो है, जो आमतौर पर उस तरीके से जातिगत गोलबंदी में फंसे हुए नहीं देखे जाते हैं, वो खुलकर बोल रहे थे इनके खिलाफ। तो भाजपा जो शहरों में, इसका बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है हमेशा से। तो महंगाई वाला मुद्दा इतना भयानक मुद्दा है और मुझे नहीं दिखाई पड़ता, मैं अपनी सारी मेरे पास जो भी अध्ययन मनन से सोच विचार और समीक्षा की जो दृष्टि है, उससे मैं नहीं देख पाता कि ये लोग महंगाई का मुकाबला कर पाएंगे, या इनके पास ऐसा कोई जादू का डंडा है जो देर सवेर महंगाई रोक दें या कम कर दें। ये तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जानी है। अभी कुछ दिन में ही रुपया 100 पार कर जाएगा। रुपया 100 पार कर जाएगा तो जैसे ही 100 का थ्रेशोल्ड होता है, सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है उसका रुपया और तेजी के साथ नीचे गिरेगा। कोई नहीं कह सकता कि इस साल के अंत तक रुपया 112, 120, 125 की स्थिति में रुपया हो। उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कि घुन लग जाएगा भारतीय। आप ये मान लीजिए, शरीर के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है, विटामिन D3 जरूरी होता है, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रुपए और डॉलर का जो मूल्य समीकरण है, वो उसके लिए उसी तरीके से आवश्यक होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसी तरीके से आवश्यक होता है। ये सब जो इनके हाथ से निकला है, क्योंकि हिंदुस्तान असल में लो इनकम कंट्री है, कम आमदनी वाला देश है। इसमें ऊपर के 10-12% लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब, महंगाई अगर जरा सी भी बढ़ती है तो उसको झेल पाने और उसको एब्जॉर्ब कर पाने की स्थिति में है नहीं। तो उनके ऊपर बहुत ही विपरीत असर होगा। सब हिंदुत्व का, जितने हिंदुत्व की इतनी जुमलेबाजी है, मुसलमान विरोध जो है, ये सब चीजें जो है ना, और राज्यों की चुनावी की जीत जो है, ये सारी चीज लोग पल भर के अंदर भूल जाएंगे।
अगर इसी तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती रही तो। अभय जी, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। हाँ, हमारा एक मित्र है कानपुर में, हाँ। कारोबारी है, तो और भाजपा समर्थक है। हुँ, तो समर्थक क्या, मतलब भाजपा से जुड़े हुए हैं। हुँ, उनसे अभी एक बात हो रही थी तो बड़ा दुखी थे और सरकार की नीतियों की बड़ी आलोचना कर रहे थे। और उनकी पीड़ा मालूम क्या थी? हुँ, पीड़ा ये थी जो आपने अभी कहा, कहा कि भाई मुझे ये महंगाई जितनी हो रही है, जिस तरह से लोग तबाह हो रहे हैं, लोग हर आदमी परेशान है, तो मुझे डर है कहीं जो मुसलमानों वाला मसला है वो कमजोर न पड़ जाए हमारा। ठीक बात है। मतलब ये उन्होंने कहा हुँ, कि लोग ये न कहने लगे कि चलो मुसलमानों को तो हम झेल लेंगे, महंगाई नहीं झेल पाएंगे, हुँ, ये ये आर्थिक चोट नहीं झेल पाएंगे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये डर भाजपा के समर्थकों का भी है। हुँ, ये जो है चिंता उनकी भी है। सामान्य व्यक्ति के अंदर तो गुस्सा है, आक्रोश है, हुँ। लेकिन जो भाजपा का समर्थक वर्ग है, जो बाकायदा उनको कमिटेड होकर वोट देता है, वो भी चिंतित है इस बात से। ये है। और देखिए, बस महंगाई की एक समस्या यही है कि महंगाई थोड़ा अस्थायी मुद्दा होता है, क्योंकि 2029 अभी 3 साल बाकी है। और महंगाई अगर मान लीजिए 1.5 साल बाद सरकार ने थाम ली, रोक लिया, और लड़ाई भी खत्म हो गई और चीजें पटरी पर आ गई, तो वो मुद्दा फिर कमजोर पड़ जाता है। आगे अगर अभी तो 2 महीने के अंदर चुनाव हो रहे हों, तो ये मुद्दा निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होगा। लेकिन निर्भर ये करता है कि मुद्दा क्या आम चुनाव तक सस्टेन करेगा और क्या विपक्ष इसको मुद्दा बनाए रखेगा। नहीं, तो इसमें असल में क्या महंगाई, है, महंगाई केवल बात होती तो आपकी बात सही थी। एक तो ये है कि इनका आप रिकॉर्ड देखिए, ये कभी भी तेल की कीमतें कम नहीं करते हैं। जी, तेल की कीमत दुनिया के बाजार में कितनी, क्योंकि पूरी सरकार ही तेल और शराब के राजस्व पे चल रही है। अभी भी तो घटी है, कल भी घटे हैं तेल की दाम वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया के तेल और बाजार में। शराब के राजस्व पे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार चल रही है। लोग जीएसटी के तहत क्यों नहीं लाते? कल एक अर्थशास्त्री ने बताया, अगर जीएसटी के तहत ले आएंगे इनको तो इनकी आमदनी केवल 5% रह जाएगी, क्योंकि और फिर आप बिल्कुल, वैट वैट ये सब लगा ही नहीं पाएंगे, उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं एक्साइज और पाएंगे। वैट वगैरह लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए जीएसटी के तहत जानबूझ के नहीं लाते। तो ये तेल और राजस्व की उससे उसकी उससे पैसा पूरी तरह वो कम करेंगे नहीं किसी कीमत पर, कि वो कम करते ही जो लोगों के सामने टुकड़े फेंकते हैं, 20,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा इनके पास? दूसरी समस्या इनकी ये है कि जो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, उसमें कोई रिवर्स गियर नहीं पड़ना है। नहीं उसको पड़ सब रहा। लोग जानते हैं। महंगाई में तो महंगाई थम सकती है, महंगाई खत्म नहीं होती, उसके बढ़ने की गति कम हो सकती है, तो उसका बाइट जो है नहीं, उसका तीखापन कम हो जाता है। ये बात सही है आपकी। लेकिन रुपया जो है वो जो तेजी के साथ गिर रहा है, उससे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ये सब इम्पोर्ट इम्पोर्ट रुपया, अगर जी रुपया का गिरना और रोजगार, हाँ, अच्छा रोजगार के अवसर घटना, इससे जुड़ा हुआ रोजगार, फिर पेपर लीक की अव्यवस्था, ये सब व्यवस्था। मिलके जो है, आप देखिए ना, काकरोच जनता पार्टी ने कितना बड़ा उछाल मारा, हालांकि केवल एक वो हाँ, दल थोड़ी ना है, वो तो एक जंग है केवल। उस यंग है। जंग हाँ, और उससे सरकार विचलित हो गई, उसके हैंडल बंद कर दिए भाई, राउंड हैंडल बंद बंद कर करा दिए। दिए। सरकार कह रही राष्ट्र विरोधी काम है, साबित नहीं कर सकती अदालत में राष्ट्र विरोधी काम है, लेकिन वो कर रही, उसकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी। ये सरकार भी अंदर से कहीं ना कहीं काफी घबराई हुई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले को, ये ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन की उनकी सीमाएं उजागर हो रही हैं, कहां तक प्रबंधन करेंगे। भाई आपके पास कुछ रुपए होंगे तभी तो आप प्रबंधन कर पाएंगे, जब आपकी जेब खाली हो जाएगी तो आप प्रबंधन क्या करेंगे? देखिए, तेल संकट पे भी अगर प्रबंधन ढंग से होता तो ये संकट इतना गंभीर नहीं होता। हम्म, क्योंकि जिस तरह ईरान और इसराइल और अमेरिका की लड़ाई में शुरुआती जो हमारा स्टैंड रहा, रुख रहा, वो बहुत ही, मतलब उसने भी संकट को बढ़ाया। बिल्कुल। इसराइल से आपको क्या मिल रहा है? आज जिस तरह रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए हमें बार बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे वो कोई जो है हमारा जो है वो बैठा हो, क्या कहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, कि आप जो है इतना जो है ले लीजिए। जैसे पहले राशनिंग होती थी ना, याद करिए पहले राशनिंग होती थी तो कोटा होता था, इतनी बोरी सीमेंट और इतनी बोरी शक्कर आप ले जा सकते हैं शादी ब्याह में, तो आपको डीएसओ से लिखवाना पड़ता था। तो उस तरह की स्थिति हो गई कि रूस से तेल लेना है तो महीने महीने ब्याज बढ़ा दो। अरे भाई, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ाते? हम तेल लेंगे, हमें सस्ता तेल रूस अगर दे रहा है
और हमें छूट पे दे रहा है, तो वो बंद कर दिया हमने, वो अमेरिका के चक्कर में आकर के। और अमेरिका से हमें क्या मिल रहा है? अभी रूबियो साहब आए हुए, वो कह रहे हैं कि भारत से अमेरिका तेल, अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा, तो खरीदेगा उनके भाव पे खरीदेगा। हमें जो सस्ता तेल ईरान से और रूस से मिल सकता है, जिससे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसमें हम क्यों कोताही बरत रहे हैं? तो ये बिल्कुल। बहुत सारी नीतियां ऐसी है जिससे संकट जो है लगातार गहरा होता जा रहा है। जो और अब तो सरकार कह इन्हीं रही के है, किए धरे का परिणाम है, इन्हीं के किए धरे का परिणाम है। अब तो सरकार कह रही है, आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री का जो है इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी है कि 3 कंसर्न्स, फर्टिलाइजर, फ्यूल एंड फॉरेन एक एक्सचेंज। वाक्य इसको लोग रेखांकित नहीं कर रहे हैं निर्मला सीतारमण का, वो मैं आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा। इसी में उन्होंने ये कहा है कि लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है। ये क्यों कह रही हैं वो? इसका मतलब है कि लोगों में विश्वास हिल रहा है, लोगों में विश्वास हिल रहा है, वही तो, इसीलिए तो कह रही है लोगों में विश्वास विश्वास जगाने की जरूरत है। 2014 में जो भारत नरेंद्र मोदी को मिला था, अब बिल्कुल हम लोग अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं, यही आखिरी इसका मतलब हिस्सा है। 2014 में जो भारत नरेंद्र मोदी को मिला था, और उस वक्त उनके सामने जो चुनौतियां थी, 2019 के चुनाव से पहले जो चुनौतियां थी और 2024 के चुनाव से पहले जो चुनौतियां थी, मेरा अपना आकलन यह है कि आज का भारत उसके मुकाबले कमजोर है, दुर्बल है कई क्षेत्रों में। पहले के मुकाबले बेरोजगारी ज्यादा है, पहले के मुकाबले अर्थव्यवस्था खराब है, पहले के मुकाबले गवर्नेंस का स्तर ढीला है, गड़बड़ है, और सबसे सबसे बड़ा प्रमाण पेपर लीक है। ये गवर्नेंस से जुड़ी हुई सीधे चीज है, सीधे सीधे है। मणिपुर है इसका इसका मुकाबला, आपने धारा 370 तो हटा दी, लेकिन और कश्मीर में आप क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए, वहां पर बिल्कुल बुरी हालत है वहां पर है। तो ये जो पहले के मुकाबले खराब स्थिति में भारत है, चुनौतियां इनके सामने ज्यादा हैं। अब आप इसके ऊपर अपनी कोई टिप्पणी करना चाहें तो वहीं से हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। नहीं, ये तो आपने जो बातें कही वो तो सामने है ही। पड़ोसी देशों से रिश्ते, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। तो ये पुरानी जो भारत की नीति थी सतत पड़ोसी देशों के साथ, उसी वजह से वो संभव हो सका था। और 2019 में भी आए वो। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आप देखिए, नेपाल के साथ आपके किंतु परंतु वाले संबंध है, बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं, मालदीव के साथ संबंध, आपका जो मिलिट्री का बेस था वो वहां से उन्होंने हटा दिया, मालदीव ने पूरा कर दिया। भूटान आपसे कभी अभी परसों खबर थी कि थाईलैंड ने ऐलान किया है कि भारतीयों को बिना वीजा के वहां एंट्री मिलती थी। हाँ, वीजा ऑन अराइवल था थाईलैंड के अंदर, ऑन अराइवल था जी, ऑन अराइवल था। थाईलैंड ने ऑन अराइवल वीजा हटा दिया है। तो आप देखिए कि ये जो विदेश नीति हमारी थी, भाई एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। चाइना जो है, एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना का पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आज उसकी साख दुनिया में क्या है? ब्रिक्स की देख लीजिए, ब्रिक्स को चीन, भारत, रूस सबने मिलकर बनाया, और उसमें अमेरिका के एक तरह से समानांतर जो आपका G7 है उसके समानांतर ब्रिक्स में आज चीन का दबदबा बढ़ गया। हालांकि अध्यक्ष भारत है, लेकिन वो हो गया। आपका अपना संगठन सार्क था, जो पूरा क्षेत्रीय संगठन था, जिसमें भारत का दबदबा था, जो भारत ने बनाया था। आज सार्क को आपने खत्म कर दिया, कहां है सार्क? आप बताइए। वरना सार्क अगर आपका मजबूत होता, तो एक पाकिस्तान को छोड़ देते, बाकी सारे पड़ोसी देशों के साथ आपका जो है रिश्ते आपके सामान्य होते और सहज होते। क्योंकि सार्क के जरिए जो आप जो लेन देन और जो तमाम सारी सहयोग था सार्क देशों का, उससे रिश्ते बहुत मजबूत होते थे। सार्क को आपने खत्म कर दिया, आपने बिम्स्टेक बनाया, बिम्स्टेक कहाँ है? तो कुल मिलाकर के मैं तो विश्व पावर तो छोड़ दीजिए, आप क्षेत्रीय ताकत जो आप, क्षेत्रीय शक्ति जो आप थे सार्क के जरिए, उस सार्क को आपने खत्म कर दिया। जबकि ये चीजें निरंतरता में चलती है। भाई सार्क कांग्रेस जमाने में राजीव गांधी बनाया था, इसका ये मतलब थोड़ी अटल जी ने कंटिन्यू किया ही नहीं, कंटिन्यू किया, नरसिम्हा राव ने कंटिन्यू किया, मनमोहन सिंह ने कंटिन्यू किया, आपने उसको जो है डिफंक्ट कर दिया। तो ये चीजें जो है निश्चित रूप से संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और मुझे लगता है कि विदेश नीति के मामले में भी बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने लगभग सभी पक्षों पर नरेंद्र मोदी के
12 साल के शासनकाल पर विचार किया, कुछ पक्ष जरूर छूट गए होंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, भारत को के ऊपर शासन करना एक बहुमुखी कार्रवाई है, इसको सबको एक साथ नहीं समेटा जा सकता। लेकिन फिर भी जो प्रमुख बिंदु थे उन सब के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, और ये हमें आखिर में मानना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी की जितनी भी आलोचना करें, लेकिन सत्ता प्राप्त करके सत्ता में बने रहने की प्रौद्योगिकी में वो माहिर है, उस पर उन्हें महारत हासिल है। और एक बात जो छूट गई है वो ये है कि किस तरह से उन्होंने मीडिया के ऊपर कब्जा किया, और ये 2019 के बाद हुआ है कब्जा। 2019 तक मीडिया पर इस तरह का कब्जा नहीं था, थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2019 के बाद मीडिया के ऊपर पुख्ता कब्जा हुआ, और अब उनसे वो कुछ भी करते रहे, किसी भी मंच के ऊपर उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। ये चीज उनके पक्ष में, गलती करते हैं लेकिन उस गलती का खामियाजा उन्हें नहीं उठाना पड़ता। कमी है, उसका कमी का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ता। वो उस नुकसान, भले ही फायदा ना हो, लेकिन नुकसान को न्यूनतम कर लेते हैं, उससे बच निकलते हैं। अभी तक उनको इस चीज का फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोग, ये एक ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर हम लोग अभी आगे भी चर्चा करते रहेंगे, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे नरेंद्र मोदी का शासनकाल भी लंबा होता जाएगा, हम लोगों की चर्चाएं भी उसी के मुताबिक लंबी होंगी। धन्यवाद।